मेरे साथियों द्वारा अक्सर ये सलाह दी जाती है कि मुझे उन विषयों पर, उन मुद्दों पर वीडियोस बनाने चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, जो रेलेवेंट हो। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, और वीडियोस नहीं देखेंगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, और चैनल ग्रो नहीं करेगा तो चैनल को रन करने के लिए जो ज़रूरी रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगा। उनका ये भी सवाल होता है कि जब कोई तुम्हारे वीडियोस नहीं देखेगा तो फिर इस सब का मतलब क्या है। उनकी नज़र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रेंडिंग हैं, जैसे राम मंदिर का टॉपिक है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है, नीतीश कुमार का फिर से एनडीए में जाना, वगैरह वगैरह। ये सभी ट्रेंडिंग टॉपिक दर्शकों को बहुत आकर्षित करते हैं और लोग इन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं उनकी सलाह को बहुत ही विनम्रता से नकार देता हूँ। मैं अपने नफ़े नुकसान से विषय नहीं चुनता हूँ। मैं ऐसे विषय पर वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ जो समाज के लिए सार्थक हों, जो लोगों में सामाजिक सरोकार पैदा करते हों। ऐसे विषय जिससे हमारे समाज को, हमारी राजनीति को खुद पर एक तार्किक नज़र डालने का मौका मिल सके। और आज भी मैं एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो है असर 2023 ASER। ASER का मतलब है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आप भारत के भविष्य की एक तस्वीर खींच सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एक प्रथम नाम की एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रथम नाम की ये एजेंसी शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शोध करने के उद्देश्यों पर काम करती है और अपनी कार्यशैली और प्रतिबद्धता के कारण ये काफ़ी प्रतिष्ठित भी मानी जाती है। और मेरी व्यक्तिगत राय में इस एजेंसी द्वारा पेश की गई ASER की ये रिसर्च बहुत ही मौलिक यानी ओरिजिनल और बारीक है। ये रिसर्च या कहें सर्वे 26 प्रदेशों के 28 जिलों में 14 से 18 साल के कुल 34,745 युवाओं के बीच में किया गया है। भारत में शिक्षा की दशा समझने के लिए इस सैंपल को एक ठीक ठाक सैंपल माना जा सकता है। ये रिपोर्ट अपने आंकड़ों से भारतीय शिक्षा पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है, ऐसे सवाल जिसे हमें अपने आप से पूछने होंगे। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। फिर हम इसकी गहराई में जाकर इससे जुड़े विभिन्न आयामों को विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे, जिस पर यह रिपोर्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकाश डालने की कोशिश करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 14 से 18 साल तक के 86.8% युवा स्कूलों में एनरोल होते हैं, मतलब दाखिला लेते हैं। लड़के और लड़कियों के एनरोलमेंट में बहुत कम प्रतिशत का फ़र्क है, लेकिन इन युवाओं के एनरोलमेंट में उम्र के साथ बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। 14 साल के बच्चे जो एनरोल नहीं होते वो 3.9% है, लेकिन 18 साल के बच्चे जो एनरोल नहीं होते उनका प्रतिशत 32.6% है। इसका मतलब मोटे रूप से 14 साल के स्कूली बच्चे या कहे 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे 18 साल के होते होते या 12वीं या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते जाते बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और जो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते उनमें से अधिकतर आर्ट्स में दाखिला लेते हैं। 11वीं में आधे से ज़्यादा यानी 55.7% बच्चे आर्ट्स लेते हैं। 31.7% बच्चे STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में, और 9.4% बच्चे कॉमर्स में दाखिला लेते हैं। लड़कियां साइंस के विषय को कम चुनती हैं, जिनका प्रतिशत 28 है, जबकि 36.3% लड़के साइंस विषय को चुनते हैं। ASER यानी असर की ये रिपोर्ट कहती है कि 40.3% लड़के पढ़ाई के साथ साथ महीने में कम से कम 15 दिन घर के कामों के अलावा दूसरा काम भी करते हैं, जबकि 28% लड़कियां ही महीने में कम से कम 15 दिन घर के कामों के अलावा दूसरा काम करती हैं। इसका मतलब लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा लड़के पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं। अब हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं और इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। 14 से 18 साल के पढ़ने वाले लड़के लड़कियां या कहें 7वीं 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों में से 25% ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की इबारत अपनी क्षेत्रीय भाषा में धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते।
इन 7वीं 8वीं से 12वीं पढ़ने वाले लड़के लड़कियों में आधे से ज़्यादा को 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग देने में दिक्कत होती है। सिर्फ 43.3% लड़के लड़कियां ही ऐसे अभ्यास को करने में सक्षम पाए गए, जबकि ऐसे अभ्यास की अपेक्षा तीसरी चौथी के बच्चों से की जाती है। मतलब जो गणित बच्चों को तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ाई जाती है, 7वीं 8वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों में से आधे से ज़्यादा उस गणित के अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं। अब इंग्लिश विषय पर आते हैं। इन 7वीं 8वीं से 12वीं तक के बच्चों में आधे से थोड़े ज़्यादा यानी 57.3% बच्चे अंग्रेज़ी के वाक्य पढ़ लेते हैं, और जो अंग्रेज़ी के वाक्य पढ़ लेते हैं उनमें से 3/4 यानी 73.5% ही उनका मतलब बता पाते हैं। मतलब 73.5% अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं और उसको समझ पाते हैं, लेकिन बाकी यानी 26.5% अंग्रेज़ी सिर्फ पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते। 14 से 18 साल यानी 7वीं 8वीं से 12वीं तक के लड़के लड़कियां जो स्कूलों में एनरोल होते हैं, उनमें से 76% लड़कियां दूसरी कक्षा की क्षेत्रीय भाषा की इबारत पढ़ लेती हैं, जबकि 70.9% लड़के ही दूसरी कक्षा की क्षेत्रीय भाषा की इबारत पढ़ने में सक्षम पाए गए। मतलब इसमें लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से ज़्यादा रहा, जबकि इसके बिल्कुल उलट अर्थगणित और अंग्रेज़ी पढ़ने में लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से बेहतर पाया गया। इसका सारांश ये निकलता है कि जब मिड डे मील और विभिन्न योजनाएं चलाकर बच्चों को स्कूल तक लाने का दावा किया जाता है और ये मान भी लिया जाए कि इन योजनाओं की सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा है, यानी बच्चे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, लेकिन उनके स्कूल आने के बाद उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इस पर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई देती। क्वालिटी कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस नहीं समझ आता। तो इससे क्या निकल कर आता है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को सिर्फ स्कूलों में दाखिला लेना ही पर्याप्त है। क्या ये सारी कवायद दाखिल हुए बच्चों का नंबर दिखाने तक ही है? कम से कम आंकड़े तो यही बयान कर रहे हैं। आइए कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। सर्वे में शामिल युवाओं में से 85% युवा स्केल के माध्यम से लंबाई नापने में सक्षम पाए गए, लेकिन जब स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो। लेकिन यह अनुपात तेजी से 39% पर गिर जाता है जब स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से खिसका दिया जाता है। समग्र रूप से सिर्फ 50% युवा ही सामान्य गणना करने में सक्षम पाए गए, जैसे कि समय की गणना, वजन का जोड़ घटाना और इकाई दहाई वाली यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना वगैरह वगैरह। जो लड़के लड़कियां जोड़ घटाना कर लेते हैं, उनमें से लगभग 60% बजट संबंधी गणनाएं करने में सक्षम पाए गए। लगभग 37% लड़के लड़कियां डिस्काउंट की गणना करने में सक्षम पाए गए, लेकिन सिर्फ 10% ही डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद रीपेमेंट की गणना कर पाए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि 7वीं 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों में आधे से ज़्यादा दैनिक जिंदगी में काम आने वाली सामान्य गणितीय गणना करने में सक्षम नहीं है। ये जानकारी पूरी दुनिया में भारत की स्थिति के सापेक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति को अगर हम एक तरफ रख कर सोचें तो आज हम या कहें हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बहुत रेलेवेंट बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो भारतीय शख्सियत जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से, अपने हुनर से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। चाहे वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला हों, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण हों, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन हों, IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा हों, ट्विटर के सीईओ रहे पराग अग्रवाल हों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बांगा हों। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने भारत से बाहर पूरी दुनिया को अपनी सेवाएं देकर भारत की एक वर्ल्ड क्लास साख बनाई है। भारत के IIM, IIT, NIIT वगैरह से पढ़कर निकली ये भारत की प्रतिभाएं जिन्होंने भारत को दुनिया में एक ब्रांड की तरह स्थापित किया है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बाहर गए और दुनिया को अपने हुनर, अपने इल्म की रोशनी से रोशन किया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्री, लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने बाहर भारत का नाम रोशन किया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय शिक्षा को, एजुकेशन को जाता है। ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दुनिया में भारत की गरिमामय पोजीशन के लिए एजुकेशन ही जिम्मेदार है। और ये किसी राजनीतिक इवेंट या आत्ममुग्ध नेताओं की वजह से नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे लोग, हमारे प्रोफेशनल्स ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब इसके बिल्कुल उलट ये असर यानी ASER की रिपोर्ट आई है।
जब 12वीं कक्षा का छात्र तीसरी चौथी की टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पा रहा है तब ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये सवाल क्वांटिटी का नहीं है बल्कि क्वालिटी का भी है। राजनीति और शासन प्रशासन किस तरह से इन गंभीर मुद्दों को चेक कर रहा है, उसका फीडबैक सिस्टम क्या है, कहाँ है, इस सिस्टम के जिम्मेदार कब स्कूलों में चेक करने जाते हैं, क्लासरूम में क्या चल रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं, कब ये पता करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा शायद किसी और राजनेता को या राजनीतिक दल के जिम्मेदारों को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया कि वो एजुकेशन को महत्व दे रहे हों, एजुकेशन के प्रति चिंतित हों। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता स्कूल कॉलेजों में ना जाते हों, वो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन ये देखने कि किसने हिजाब पहना है, किसे हिजाब पहनाया जा रहा है, स्कार्फ का कलर क्या है, वगैरह वगैरह। राजनीतिक दलों का इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़रूर देखा जा रहा है कि हिस्ट्री का कौन सा भाग निकाला जाए और कौन सी मिथ्या जानकारी डालकर इतिहास को मैनिपुलेट किया जाए, ये सब देखा जाता है। लेकिन अगर नहीं देखा जाता तो वो ये कि कोई तो राजनीतिक दल ये कह रहा हो कि क्या हमारे छात्र छात्राएं स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य सीधे सीधे इस चीज़ से डिसाइड होगा कि हमने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी या नहीं। और यही सच्चा राष्ट्रवाद है, जब हम निश्चित करें कि पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन का संचरण हो। ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये असर ASER की रिपोर्ट भी ग्रामीण शिक्षा के बारे में ही बात करती है। अगर हम ग्रामीण अंचलों में क्वालिटी एजुकेशन का संचार करेंगे तो आप सिर्फ बच्चों का ही स्तर नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आप पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाएंगे। आप ग्रामीण अंचल में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे। अगर ग्रामीण भारत को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो वो उस शिक्षा, उस तकनीक का इस्तेमाल किसानी जैसे ग्रामीण रोजगार में करेंगे, जिससे भारत समग्र रूप से और सुदृढ़ और सक्षम हो सकेगा। ये वो मुद्दा है जिस पर चुनाव में वोट डालने से पहले विचार मंथन होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से पूछा जाना चाहिए कि वो चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ स्कूल बनाना निश्चित करे बल्कि उन स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करे। भारत आज एक युवा देश है। भारत की बहुत बड़ी आबादी युवा है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे ढलेगी और एक सर्कल में ऐसा होता रहेगा। अभी वो वक्त है जब हम युवा हैं, हमारा देश युवा है। समय रहते उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देकर हम अपने मुल्क का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो फिर अंग्रेज़ी में जैसा कहते हैं कि गॉड सेव आवर कंट्री। देश के युवा बने रहने का एक छोटा सा दौर है जिसमें हमें अपने युवाओं को इस लायक बनाना है कि वो वैश्विक प्रतियोगिता में न सिर्फ खड़े हों बल्कि उस गला काट प्रतियोगिता को जीत भी सके। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल फैक्ट्स ई बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।